हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और कुछ नई जानकारियाँ ट्रिक सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो में एक बात बताना भूल गया था, तो चलिए पहले इस वीडियो में हम उस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए वो बात क्या है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के साइन, कोस, टेन, कोसेक से कॉट, तो मैंने एंगल यहाँ पे लिया था। मैंने उस समय एंगल यहाँ पे लिया था, तो आधार ये था, आधार BC होता था। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यह एंगल मैं यहाँ बना दूं तो क्या आप पता कर सकते हैं कि कौन आधार और कौन लंब और कौन कर्ण होगा। तो देखिए, जब एंगल यहाँ पे हो तब देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं कि कौन आधार होता है, कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है। तो देखिए, जब ये एंगल यहाँ पे हो तो मैंने आपसे बताया था कि जस्ट एंगल के सामने वाली भुजा सम्मुख होती है, और उस सम्मुख भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब भी कहते हैं। यानी हम इस भुजा को क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा यानी लंब या परपेंडिकुलर। तो देखिए, अब देखिए, ये तो हो गया एंगल के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो आपको ये ध्यान में से बिल्कुल भी हटा देना है कि जो भुजा नीचे हो यानी जो भुजा सतह पे हो वही आधार होती है। नहीं, ऐसा कंफ्यूजन कभी भी नहीं करना है कि जो एंगल आधार हो यानी जो भुजा नीचे हो वही आधार होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत होता है। आधार कहीं भी हो सकता है। आधार यानी खड़ा भी रह सकता है या नीचे जमीन पे भी रह सकता है। यानी कहने का मतलब यह सीधा भी हो सकता है, ऐसे 180 एंगल पे भी रह सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आधार खड़ा ही रहे, यानी आधार कहीं भी हो सकता है। बस हमें इस थीटा के सामने वाली भुजा जस्ट सम्मुख भुजा यानी लंब, उसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे बेस यह हो जाएगा, बेस यह हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये तो स्लोप वाला लाइन, तो हाइपोटेनियस ही होता है। ये स्लोप वाला लाइन को हाइपोटेनियस ही कहते हैं। स्लोप वाला लाइन का नाम चेंज नहीं होता है, यानी वह सेम स्थिति पे रहता है, चाहे आधार नीचे हो या चाहे आधार ऊपर हो, या लंब नीचे हो या लंब ऊपर हो। आधार वाला स्लोप वाला लाइन हमेशा ही कर्ण होता है। यानी वह कर्ण कहने का मतलब कि ढलान होगा, उस रेखा में थोड़ा ढलान होगा। तो देखिए, ये तो हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो देखिए, अब हम जब साइन थीटा इजकल टू लिखेंगे, अब हम लिखेंगे साइन थीटा इजकल टू, तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता था, जब मैंने बताया था कि LAL लाल बट्टे कक्का से हम हर त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 3 को याद रख के और बाकी 3 को रिवर्स कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 3 का भी मान फाइंड हो सकता है। और कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो देखिए, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन यहाँ पे होता था, तो साइन थीटा इजकल टू होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है, इसमें लंब क्या है, देखिए लंब है ये BC, लंब क्या है, लंब है BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC, और देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है AC। तो देखिए, ये AC हो गया। तो BC परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करते हैं, और AC क्या है, AC है हाइपोटेनियस यानी P/H। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में हटा देना है कि आधार केवल नीचे ही हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता। नहीं, यह एंगल, इस एंगल, ये तो 90 डिग्री है, ये तो समकोण त्रिभुज में रहना नेसेसरी है। तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, और जस्ट समकोण त्रिभुज और जस्ट जहां ये एंगल बना रहा होगा, इस एंगल की जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब कहते हैं। तो देखिए, ये हो गया BC। लेकिन अब देखिए, साइन थीटा इक्वल टू तो आ गया BC,
साइन थीटा इक्वल टू आ गया BC। लेकिन अगर फिर मैं एंगल यहाँ से हटाकर कर दूं, मैं एंगल यहाँ से हटा के यहाँ कर दूं, तो क्या साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC होगा? चलिए देखते हैं। देखिए अब ये आ गया BC, अब ये हो गया आधार, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसके नामों में चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा बेस और यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर और यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देखिए ये हो जाएगा बेस और यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया? AB। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया? साइन थीटा इक्वल टू आ गया, लंब कितना आ गया? लंब आ गया, लंब कितना है? AB। और कर्ण कितना है? AC। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू, जब हम ये आधार चेंज किए, मतलब ये जब एंगल चेंज हुआ, एंगल नीचे था तो इसका मान AB बट AC आया, लेकिन जब एंगल ऊपर था तो इसका मान BC बटे AC आया। तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे नहीं याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू AB बटे AC, ऐसे नहीं याद रखना है, हमें यूनिवर्सल फार्मूला याद रखना है, यानी सार्वत्रिक जो हर जगह लागू होता है। तो हमें क्या याद रखना है? तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब एंगल कहीं पे भी हो लेकिन हम लंब बटे कर्ण वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वह मान एक्यूरेट निकलेगा, यानी वो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह मान बिल्कुल सही रूप से आएगा। तो देखिए अब आपको ये सब साइन थीटा इक्वल टू AB बटे BC, CD बटे XY ऐसे नहीं याद रखना है, ये यूनिवर्सल फार्मूला याद रखना है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलिए अब हम अपने और ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लागू होगा, ऐसा नहीं कि केवल साइन पे ही लागू होगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब पे ये लागू होता है। तब चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलिए। हमने क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर दिया है और हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या पूछना चाहते हैं। देखिए इस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इस समकोण त्रिभुज में हमें बेसिकली 3 समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा। एक तो ये सबसे बड़ा वाला, और एक ये 2 और ये एक 3। तो इस समकोण त्रिभुज में बेसिकली 3 समकोण त्रिभुज है, 3 समकोण त्रिभुज इंक्लूडिंग है। तो चलिए अब आपसे हमारा सवाल यह है कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोण CAB और कोण PAM में कोई अंतर होगा? देखिए हम पूछना चाहते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एंगल CAB एंड एंगल PAM। देखिए हमारे कहने का मतलब कि इस एंगल CAB और एंगल PAM में त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या अंतर होगा? देखिए हम क्या पूछना चाहते हैं कि त्रिभुज CAB और त्रिभुज PAM के इस एंगल में क्या अनुपात होगा? यानी मान लीजिए आपका यहाँ पे यह त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर एक ही त्रिभुज है, तो यहाँ पे एक ही त्रिभुज है तो क्या होगा? ACB। तो एंगल ACB के, तो त्रिभुज ACB के एंगल A में, और अब मान लीजिए ये नहीं है, तब एंगल PAM में क्या अंतर होगा? तो देखिए हमारा आपसे सवाल यही है कि त्रिभुज ACB और त्रिभुज APM के इस एंगल A में क्या अंतर होगा। यानी कहने का मतलब कि एंगल CAB और एंगल PAM में क्या अंतर होगा, इन दोनों के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या अंतर होगा। तो देखिए क्या हो गया, तो PMA के एंगल A और
सी बी ए के एंगल ए में इन दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या अंतर होगा। तो चलिए हम इसे पहले हम प्रूव करके दिखाते हैं, यानी हम इसे सत्यापन से पता करते हैं कि इन दोनों एंगल में क्या अंतर होगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या त्रिभुज CAB और त्रिभुज PAM समरूप है। समरूप यानी सिमिलर। देखिए समरूप का मतलब हम बताते हैं। देखिए समरूप, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए इस सिंबल को हम लोग त्रिभुज से लिखते हैं, यानी इस सिंबल को हम कहते हैं ट्रायंगल। इस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, यानी हिंदी में इसे हम त्रिभुज कहते हैं। गणित में हम लोग समय को बचने के लिए और अपने सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए पूरा हिंदी शब्द न प्रयोग करके हम लोग उसके सिंबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे हमारे सवाल को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और हमें सवालों को सॉल्व करने में समय बचता है। देखिए इसे तो हम कहते हैं ट्रायंगल। तो देखिए हम एक वर्ड आया समरूप, समरूप को इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समरूप। देखिए तो समरूप का मतलब होता है, समरूप मतलब दो चीज समान रूप से हो। देखिए समरूप का क्या मतलब होता है, जब दो चीज समान रूप से हो, चाहे आकार में बड़ा हो या छोटा हो, चाहे आकार में बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वह चीज दोनों समरूप रूप से होना चाहिए, यानी दोनों की आकृति समान होनी चाहिए। तो देखिए क्या एंगल PAM और क्या त्रिभुज PAM और क्या त्रिभुज CAB दोनों समरूप है। तो मैंने आपसे क्या कहा, समरूप को पहचानने के लिए मैंने आपसे क्या बताया, समरूप को पहचानने के लिए मैंने आपसे बताया कि चाहे दो चीज आकार में छोटा, आकार या आकृति में छोटा हो, बट वो समान रूप का होना चाहिए। तो देखिए ये तो दोनों समान रूप के हैं। आप इसे देखेंगे और इसे देखेंगे, तो आप इसे देखेंगे और इस त्रिभुज को देखेंगे तो दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, दोनों को तो त्रिभुज कहेंगे। ये नहीं कि एक को हम सर्कल कह दें और एक को हम रेक्टेंगल कह दें, ऐसा नहीं, क्योंकि ये दोनों समरूप का अर्थ ही होता है समान रूप के, चाहे आकृति में बड़ा हो या आकार में छोटा हो, इससे मतलब नहीं होता है। और एक और शब्द आता है सर्वागसम। सर्वागसम का मतलब होता है सभी अंगों से समान। अभी उसका डिस्कस हम आगे करेंगे, अभी इस टॉपिक में वो नहीं है, तो हम आगे भी जानेंगे। तो चलिए इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या त्रिभुज CAB और त्रिभुज PAM समरूप है। हाँ बिल्कुल है, हाँ समरूप है। हमने क्या लिखा, हाँ समरूप है। कैसे समरूप है, तो आकार और आकृति में भले ही छोटे हो लेकिन समान रूप के हैं। तो देखिए आपने जब अध्याय 6 पढ़ा होगा 10वीं में, तो आपने AA समरूपता कसौटी नियम पढ़ा होगा। AA समरूपता कसौटी नियम, जब हम इस नियम को लगाएंगे तो इस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखिए क्यों ये दोनों त्रिभुज क्यों समरूप है, तो देखिए हम बताते हैं क्यों समरूप है। तो देखिए समरूप निकालने के लिए, समरूप जब दो चीज समरूप कब होती है, जब उसके संगत भुजाएं अनुपातिक हो। संगत भुजाएं अनुपातिक होने का मतलब ये है, देखिए संगत भुजाएं अनुपातिक, तो संगत भुजाएं मतलब क्या, साथ की भुजा। संगत भुजा मतलब क्या, साथ की भुजा। यानी यहाँ पे हम लेंगे AM, यहाँ पे हम लेंगे AM बटे AB इजकल टू AM बटे AB। अब हम लेंगे PM बटे CB। उसके बाद हम लेंगे AP बटे AC। तो देखिए इसे हम कहते हैं, चूंकि देखिए संगत भुजाएं अनुपातिक हो तभी उसी केस में
दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी उसके संगत भुजाएं अनुपातिक हो और अनुपातिक होने के साथ साथ वह आपस में बराबर हो। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखा, देखिए हमने सबसे क्या संगत भुजाएं मतलब क्या, हमने साथ का ही भुजा लिया। देखिए हमने लिया एम और यह क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें 3 त्रिभुज हैं। तो देखिए हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें 3 समकोण त्रिभुज है, तो हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक, यह तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक AC कर्ण, AN आधार, CN लंब। तो देखिए ये तो पूरा आधार है। तो हमने क्या लिया, पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को लिया, छोटे वाले त्रिभुज का आधार लिया AM बट्टे AB, तब AM बट्टे, अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार AM बट्टे AB। अब देखिए अब PM बट्टे CB, अब हमने इक्वल टू देख लिया AP बट्टे AC, यानी जब हम इसके संगत भुजाएं को जब अनुपात निकालेंगे तो ये सब भुजाएं आपस में बराबर आएंगे, सब वैल्यू आपस में बराबर आएंगे। तो देखिए AM बट्टे AB इक्वल टू PM बट्टे CB इक्वल टू AP बट्टे AC, तो ये सब आपस में बराबर आएंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हम साइन के, वैसे में तो आप किसी भी त्रिकोणमितिक फंक्शन को लेकर आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहला फंक्शन साइन को लेकर सिद्ध करेंगे। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। वैसे तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर इसे सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमने पहला फंक्शन साइन थीटा के ही आधार पे लिया है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए आप इन पहले, देखिए साइन थीटा इक्वल टू पहले आप इन त्रिभुज में जो ही है, साइन थीटा इक्वल टू पहले आप इस त्रिभुज में निकालिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कोण। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब क्या है PM बटे कर्ण, PM बटे AP, लंब बटे कर्ण, PM बटे AP। अब देखिए अब इस त्रिभुज में, इस बीच वाले त्रिभुज को देखिए, इस बीच वाले त्रिभुज को देखेंगे तो लंब बटे कर्ण क्या है, लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो देखिए जब आप इस त्रिभुज में निकाल रहे हैं तो PM बटे AC इक्वल टू आ रहा है BC अपॉन AC। तो देखिए एक ही एंगल के द्वारा दो मान आ रहे हैं, यानी एक ही एंगल के द्वारा दो मान आ रहे हैं, एक ही एंगल के द्वारा दो मान आ रहे हैं। एक ही एंगल है बट त्रिभुज 2 है। त्रिभुज कितने हैं, 2 है, बट वो त्रिभुज सिमिलर है, सिमिलर यानी समरूप। देखिए पहले इस एंगल में ये आ रहा है और पहले इस त्रिभुज में इतना मान आ रहा है और दूसरे इस त्रिभुज में इतना मान आ रहा है। तो देखिए ये दोनों मान बराबर होंगे। मान क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एंगल समान है, अर्थात तो हम क्या लिख, अर्थात कोई अंतर नहीं है। कैसे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भाई एंगल तो समान है। और दूसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में तो एंगल समान है और दूसरा कंडीशन में त्रिभुज सिमिलर है, इसीलिए यह दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इस बात को हम एक छोटे से जगह में कैसे लिख सकते हैं। हमने ये सवाल कराया तो इसका पर्पस क्या था, चलिए पहले इस पर्पस को हम जानते हैं। तो देखिए अब आपको मालूम होगा कि मैं वह सवाल क्यों कराया। तो देखिए मैंने उस बात को समराइज कर दिया। तो देखिए मैंने वो प्रूव कराया, उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अतः उस बात का रिजल्ट क्या हुआ, जो मैंने प्रूव कराया उस बात का रिजल्ट का आया। तो देखिए यदि कोण समान बना रहा हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय रेशियोज में मानों में त्रिभुज की साइड की लेंथ के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या बात लिख दिया, यदि कोण समान बना रहा हो तो एक कोण के त्रिकोणमितिक रेशियो के मान में त्रिभुज की साइड्स की लेंथ्स के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसे हम फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बनाया है और मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू
साइन थीटा इक्वल, मैंने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो देखिए मान लीजिए पहले त्रिभुज में साइन थीटा का मान 1/2 आया है, तो आप बताइए कि इस दूसरे त्रिभुज में, इस दूसरे समकोण त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। जो प्रूव करा है उस थ्योरम की मदद से इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। मैंने क्या लिखा, यानी उस क्वेश्चन में क्या था कि अगर दो समकोण त्रिभुज में एंगल समान हो तो त्रिकोणमितीय रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी भुजाओं की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पर भी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ही होगा। क्यों? यहाँ पे भी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि एंगल दोनों का समान है। तो जब एंगल समान होता है तो त्रिकोणमितीय रेशियो में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये है इस थ्योरम का कमाल, और इस बात को आप बिल्कुल ब्लैक पेन से आपने नोटबुक में बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत काम की बात है और इस काम की बात को मैंने प्रूव करके भी दिखाया है, तो जो कि बहुत ही शानदार है। आप किसी को भी उलझन में डाल सकते हैं, तो आपको बस इस उलझन में नहीं पड़ना है कि एक समकोण त्रिभुज में दे दिया है मान साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो दूसरे समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होगा, तो दूसरे समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान 1/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल दोनों समान है। या आप किसी से ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान 1/2 है और फिर दूसरे भी समकोण त्रिभुज के मान में साइन थीटा का मान 1/2 है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ऐसी क्या बात है कि इन दोनों का मान समान है। देखिए ऐसे तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन बेसिकली रूप से बात होगा, इसका मेन आंसर होगा कि उन ट्रायंगल्स की एंगल समान होगी, उन ट्रायंगल की एंगल जरूर समान होगी। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे एंगल हटा दिया, यहाँ पे एंगल हटा दिया और आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज की, इस समकोण त्रिभुज में sin थीटा इक्वल टू 1/2 है और इस समकोण त्रिभुज में sin थीटा इक्वल टू 1/2 है, यानी दोनों में सेम है। तो बताइए एंगल C कितना होगा, तो एंगल C कितना होगा, 60 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर कब आता है, जब इन दोनों कोण समान हो। बराबर कब आता है, जब दोनों कोण समान हो तभी ना बराबर आता है। मैंने अभी पिछले थ्योरम प्रूव कराया, तो ये है इस थ्योरम का कमाल। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है। तो देखिए एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 है। देखिए tan थीटा इक्वल टू tan a, थीटा कुछ भी हो सकता है, यानी एंगल कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एंगल थीटा ही हो या a ही हो, कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे एंगल a दिया है तो हम a के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं एंगल a, और ये हो जाएगा त्रिभुज a, नामकरण कर देते हैं त्रिभुज के कोण का ABC, और ये तो 90 डिग्री फिक्स है। तो अब देखिए tan a इक्वल टू 4/3 है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो बताइए। हम सभी त्रिकोणमितिक रेशियो को फाइंड करने के लिए हम पहले तीनों भुजा का मान, यानी तीनों भुजा का मान जरूर मालूम होना चाहिए। कहने का मतलब कि कर्ण भी मालूम हो और कर्ण के साथ आधार भी मालूम हो और लंब भी मालूम हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, tan थीटा इक्वल टू दिया है 4/3। तो चलते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन से, प्रश्न से। तो देखिए हमें क्या दिया है, tan a इक्वल टू दिया है, tan a इक्वल टू दिया है 3/4। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू कितना है, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटे आधार। अब देखिए अब आप इन दोनों से तुलना कर दी, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। तीनों क्यों चाहिए, तीनों इसलिए चाहिए कि पहली बात तो क्वेश्चन में बोला है कि
ए के अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो बताइए। तो कोई जरूरी थोड़े ना है कि लंब बटे आधार ही सब में आता है, ये तो तीनों का ना उपयोग होगा। बोला है अन्य मतलब सभी बताइए, 6 होता है ना, तो सभी बताना है। तो किसी में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लंब दे दिया है। लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3, यानी लंब का तो मान दे दिया है 3, और आधार का भी मान दे दिया है 4, आधार का भी मान दे दिया है 4। तो अब हमें निकालना है कर्ण। जब कर्ण निकल जाएगा तो तीनों भी तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो देखिए हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो देखिए कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अन्य बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, ए सी, हमें निकालना है ए सी, चूंकि कर्ण इजकल टू होता है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इक्वल टू क्या आता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, तो देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4, तो हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। अब जब हम दोनों के स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, और ये होगा कर्ण कितना है ए सी, कर्ण कितना है ए सी। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, तब तक हम इन्हीं से काम चलेंगे। कर्ण कितना है ए सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी। अब देखिए ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर जब उधर जाता है, स्क्वायर बराबर के उस पार जाता है, स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है, तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। और देखिए ये हो गया, अंदर हो गया रूट 25, और रूट 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 5, वह आ जाएगा 5। तो देखिए AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया 5। और देखिए पहले 2 वीडियो में बताया था हमने समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बारे में बताया था। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए यूनिवर्सल बात है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। आप कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए और अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है यानी संख्यात्मक वैल्यू दिया है, तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। या फिर नहीं दिया है तो भी आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कैसे, देखिए ये कर्ण स्क्वायर जब इन अकेले कर्ण को इस साइड रखने पर और ये 2 जोड़ने पे आता है कर्ण के बराबर, यानी इस कर्ण सबसे बड़ा होगा। देखिए हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, देखिए कर्ण का स्क्वायर करके बराबर का चिन्ह लगाने पे, लंब का स्क्वायर करके, आधार का स्क्वायर करके जोड़ने पे, तब ये अकेले आता है कर्ण के बराबर। यानी ये तो इन दोनों से ये अकेले झगड़ा करके जीत जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो कर्ण होगा ना। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अब मैं पूछूं समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन है, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही है, केवल यहाँ पे समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है लंब, जो कि है 3। और मैंने बताया था कि यह यूनिवर्सल नहीं होता है, यह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है लंब। तो अब देखिए हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया। तो अब देखिए यह तो आ गया 5। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है। अब देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। क्या है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो बताए, यानी ए के सापेक्ष बताना है। तो हम देखिए हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, 3/5। और ये कोस इक्वल टू कोस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 4, आधार है 4, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5।
और tan का तो दिया ही है, तो tan a इक्वल टू कितना है, tan a इक्वल टू दिया भी है और आप निकाल भी सकते हैं। tan इक्वल टू कितना होता है, tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, लंब कितना होगा, लंब होगा 3। देखिए मैंने इस मान को यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, सॉरी माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे है 4/3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया था 3/4, तो यहाँ आप 4/3 कर लीजिएगा, 4/3 ही होगा और ये लंब हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4 और ये आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3। तो देखिए तभी ये मान 5 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर करके जोड़ना है, तो ये इतना हो गया। तो देखिए tan इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, यानी tan a इक्वल टू कितना होता है, tan a इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो tan a इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और देखिए tan निकालने पर भी मान इतना है और क्वेश्चन में उतना भी दिया है। अब देखिए अब बाकी हम 3 निकाल लिए और बाकी 3 को निकालना है, तो हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हम उसके उल्टा कर देंगे। तो हम उस मान को क्या कर देंगे, उस मान को उल्टा कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन के उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक ए, तो देखिए कोसेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इक्वल टू है 3/5, तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 5/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/3। और कोस ए इक्वल टू किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 5/4 और कोट कितना हो जाएगा, कोट ए इक्वल टू कितना है, कोट देखिए tan ए इक्वल टू कितना है 4/3, तो कोट ए इक्वल टू हो जाएगा 3/4। आई होप आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है अपने आप से, मैंने अब एग्जाम्पल 1 ही सोल्व करवाया है, अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक सोल्व करेंगे। तब तक देखिए ये देखिए हमने पिछले 1 और 2 वीडियो में हमने 10th में जितने भी त्रिकोणमेट्रिक फार्मूला पढ़ना है उन सभी फार्मूलों को हमने प्रूव करवा दिया था और आपको शायद याद भी होगा। लेकिन 8.1 में एक्सरसाइज 8.1 में केवल आपका यूज आएगा त्रिकोणमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला और पाइथागोरस थ्योरम, यानी त्रिकोणमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला और ये पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हमने ये जो हमने क्वेश्चन दिया है, हमने पिछले क्वेश्चन करवाया वो पाइथागोरस थ्योरम के भी बेस था और त्रिकोणमेट्रिक रेशियो भी निकालना था उसमें। तो देखिए अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के अन्य एक भुजा ज्ञात करेंगे जो हमारे पास भुजा नहीं है। और हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि हम पाइथागोरस थ्योरम का कब यूज कर सकते हैं, जब समकोण त्रिभुज में हमें कोई एक भुजा ज्ञात ना हो तब हम उसको यूज करते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है आपको लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है आपको, इसमें दिया है कर्ण दिया है, आधार दिया है, इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया है। तो हमें चलिए बारी बारी से हम इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए BC कितना है, BC है 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 और इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा 16 9 25 और जब ये स्क्वायर उधर भेजेंगे रूट चल जाएगा और AC आ जाएगा और ये AC आ जाएगा, AC उधर बराबर के उस बगल जाता है तो ये हो जाता है 5 क्योंकि ये 25 हुआ। और देखिए जब कोई भी संख्या रूट में से जब निकलती है तो वह दोनों चिन्ह के साथ निकलती है, प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ निकलती है। देखिए क्यों, जब हम यानी हमारे कहने का मतलब कि ये है मान लीजिए रूट 25 है, ये कितना है, ये रूट 25 है, तो इसका जब मान निकलेगा तो प्लस माइनस
5 निकलेगा, यानी प्लस के भी साथ 5 निकलेगा और माइनस भी 5 निकलेगा। लेकिन ऐसा क्यू में नहीं होता है। यानी हमारे कहने का मतलब देखिए, जब हम ये रूट देते हैं तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है। लेकिन जब हम वही यहाँ पे दे दिए 8 और इसे हम कहें कि इसका हमें घनमूल बताइए, क्यूब रूट बताइए, तो यहाँ पे क्यूब रूट को दर्शाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी 3 दिया होता है। जब यहाँ पे 3 नहीं दिया हुआ है तो समझ जाइए वहां पे स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन जब 3 दे दिया है तो वो तो इंडिकेट कर देता है कि हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए, लेकिन जब यहाँ पे निकलता है तो ये केवल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा केवल 2, तो यहाँ पे केवल +2 ही होता है। अब देखिए, अब ये आप कंफ्यूजन में अभी आपको दूर करता हूँ। देखिए, जब कोई भी संख्या क्यूब स्क्वायर रूट की होती है, स्क्वायर रूट में से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ बाहर निकलती है। लेकिन जब कोई भी संख्या क्यूब रूट में से बाहर निकलती है तो वह केवल प्लस ही चिन्ह के बाहर निकलती है, यानी यहाँ पे केवल होगा 2। तो देखिए, हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम इसको लेते हैं √25/5, √25 = 5, तो यहाँ पे हो जाएगा √25 = 5 हो जाएगा। √25 = यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखिए, यहाँ पे रूट है ना, तो हमने आपसे क्या कहा था कि रूट अगर बराबर के उस बगल जाता है तो स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है, और स्क्वायर बराबर चिन्ह के उस पार जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और फिर ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। बात तो बराबर हुआ। अब देखिए क्या होगा, अब ये 5 का स्क्वायर हुआ है। 5 के स्क्वायर करने का मतलब क्या, तो देखिए 5 का स्क्वायर जब आप +5 का स्क्वायर करेंगे, +5 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 25, और जब आप -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। बात देखिए, बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब आप +5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। इसीलिए कोई भी संख्या रूट में से बाहर निकलती है तो दोनों चिन्हों के साथ निकलती है, यानी प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ निकलती है। देखिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, इसीलिए ये जो AC रूट में से बाहर निकला तो यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह दोनों साथ में दिया। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर मतलब क्या, उसी संख्या में उसी संख्या से गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा +5 × +5, यहाँ पे हो जाएगा +5 × 5, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25, और ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आप गुणा करेंगे -5 × -5, तो यहाँ पे भी आएगा 25 ही, 25 + 25 ही आएगा, क्योंकि जब माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और प्लस में प्लस से गुणा करते हैं तो अगेन वो प्लस ही रहता है। तो देखिए, -5 × -5 = +25, और ये भी वैसे ही हुआ। इसीलिए जब कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलती है तो वो 2 चिन्हों के साथ निकलती है, यानी वह अपने साथ 2 चिन्ह लेके बाहर निकलती है। लेकिन ऐसा क्यूब रूट में नहीं होता है। देखिए, ऐसा क्यूब रूट में क्यों नहीं होता है, तो देखिए हम उसका रीजन बताते हैं। तो देखिए, ऐसा क्यूब रूट में इसीलिए नहीं होता है कि देखिए, यहाँ पे हो गया क्यूब रूट 8, और यहाँ पे हमें केवल +2 सिद्ध करना है कि केवल +2 आएगा, -2 नहीं आता है। यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं निकलता है, केवल जब क्यूब रूट वाला संख्या होगा तभी दोनों चिन्ह निकलता है, यहाँ पे ये चिन्ह लेके नहीं निकलता है। तो देखिए कैसे, जब यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ पे ये होगा 3। हमने बताया था कि जब किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना होता है तो वह इस चिन्ह यहाँ पे 3 का चिन्ह नहीं दे, तब समझ जाइए कि हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है, चाहे वो संख्या स्क्वायर रूट हो या नहीं हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 7, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 7। आप तो इसका मतलब क्या, आपको निकालना है, आपको इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है।
यहाँ पे नहीं दिया तो, लेकिन हमने यहाँ पे लगा दिया 3, तो इसका मतलब क्या, आपको क्यूब रूट निकालना है यानी घनमूल निकालना है। और जब ये हटा दिए, और जब ये हम हटा दिए तो क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए फिर भी बच्चों को एक कंफ्यूजन अवश्य रहती है, तो देखिए वह कंफ्यूजन क्या है। अगेन हम इस टॉपिक पे आएंगे, पहले हमारे इन बातों को ध्यान से सुनिए। तो देखिए फिर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 8, तो वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं 8 लिख दिया तो वो इसका तो क्यूब रूट बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, तो वो समझते हैं इसका क्यूब रूट ही निकलना है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं 2। लेकिन यहाँ ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, बस यहाँ पे कॉर्नर पे चिन्ह देखना है किसका है, यानी वो क्या संकेत, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या निकालने का, तो क्या निकालने का इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने का इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हमें कर रहा है वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे जब कह दें यहाँ पे 3, यहाँ पे जब स्पष्ट क्लियर कर 3, तब यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 2। तो देखिए हमें इसे न सिद्ध करना है कि क्या निकलना है, इससे तो देखिए यहाँ पे होगा 2, किसी भी संख्या का अगर प्लस छुपा रहता है, तो जब ये बराबर के उस बगल जाएगा तो ये क्यू में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 के पावर उसी संख्या को 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो देखिए केवल अब देखिए अब हम जानते हैं कि +2 लेने पे तो 8 आ गया, तो अब हम जानते हैं कि हम -2 लेंगे तभी भी 8 आएगा। तो चलिए अब हम उस बातों को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हम इन बातों को हटा लेते हैं। देखिए हमें जांच करना है कि क्या 8 का घनमूल -2 के बराबर आता है, -2 के बराबर आता है। तो चलिए हम इन बातों को सिद्ध करते हैं। देखिए -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो यहाँ के पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या, -2 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू -2। तो पहले हम इन संख्या को इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस, तो ये आ जाएगा +4, और यहाँ पे देख दीजिए गुणे -2, यहाँ पे गुणे -2। अब फिर जब आप इसे गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है -8। यानी जब कोई भी संख्या क्यूब रूट की होती है तो वह माइनस चिन्ह देकर बाहर नहीं आती है, वह केवल प्लस चिन्ह लेके बाहर आती है, क्योंकि वहाँ पे -3 बार गुणा हो जाता है, और -3 बार गुणा होने के कारण वहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और लेकिन यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये दोनों प्लसों के चिन्ह के साथ आती है। तो चलिए हम फिर चलते हैं अगेन अपने पिछले टॉपिक पे। तो देखिए हमने तो आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो देखिए हमने तो आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है AC दिया है, BC दिया है, लेकिन AB निकालना है। तो देखिए हम इसे AB कैसे निकालेंगे, AB हम कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी 2 बचे अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकलना है AB। हम AB को इस बगल ही रहने देते हैं और ये BC स्क्वायर को इस बगल भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AC कितना है, AC हमें कितना दिया, AC दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह गया। BC क्या दिया है 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे AB। और AB जब जानते हैं कि जब संख्या 2 बराबर के इस बगल आ जाती है तो ये वर्ग रूट में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 ही, और यहाँ पे हम लिख देंगे AB। और जब अब
और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बी इजक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी इजक्वल टू 4 माइनस 3 सॉरी 4 माइनस 1 बाई 4 और ए बी रूट होगा, यहाँ पे रूट होगा, ठीक। ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इजक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 रूट 3/4। अब देखिए रूट 3 को तो 3 ही रहने देते हैं, रूट 3 को तो 3 ही रहने देते हैं और ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसका ए बी इजक्वल टू कितना आ गया, रूट 3/2। तो देखिए इसका इतना वैल्यू आ गया। तो अब देखिए हम क्वेश्चन 2 नंबर को भी सोल्व करिए। अब चलिए हम क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं और देखिए इसमें हमें क्या निकलना है, हमें BC निकलना है। तो अगेन हम इसका AC का स्क्वायर करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इजकल टू, AC स्क्वायर इजकल टू हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें मान कितना निकालना है, BC का, तो हम BC को इसी को रहने देते हैं और ये लिख देते हैं AC स्क्वायर। और हमने बताया था कि ये प्लस चिन्ह है, जब बराबर के इस पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, चाहे आप इसे AC के पहले लिखिए या AC के बाद लिखिए, माइनस चिन्ह देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया AB का स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर, अगेन ये हो गया BC स्क्वायर। अब देखिए AC कितना है, AC हमें कितना दिया है, AC हमें दिया है 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस AB कितना दिया है, AB हमें दिया है 2 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे लिख देंगे हम BC स्क्वायर। और देखिए 16 में से 4 गया, ये हो जाएगा 10 और BC हो गया BC स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हो गया BC स्क्वायर। तो BC इजक्वल टू कितना हो गया, BC इजक्वल टू हो गया रूट 10। तो देखिए BC इक्वल टू कितना है, रूट 10। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बेस्ट।